हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी जिस समय आप वीडियो देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जीपैट का जो सिलेबस है, हमारा जो कोर्स था टारगेट जीपैट 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। सुटिक्स खत्म, कोग्नोसी खत्म, कोलोजी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 4-5 चैप्टर रह गए हैं और जो बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट थे खत्म हो गए हैं। और फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के बाद एक नया टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, छोटा सब्जेक्ट है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे पूरे 5 यूनिट से, जो क्वेश्चंस बन सकते थे, उसको मैंने 2 पीडीएफ के फॉर्मेट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड कर दिया एप्लीकेशन पे। बस वो नोट्स एक बार देख लीजिएगा, उसमें एज सच कुछ भी नहीं, जो भी क्वेश्चन उस पूरे यूनिट से बनते हैं 5 यूनिट से, मैंने वो बना के दे दिए। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका पार्ट 1 का, जो भी वीडियोस पार्ट में है। देखिए इम्यूनोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 और 2 में इम्यूनोलॉजी था। इम्यूनोलॉजी मतलब समझते हैं हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम। आपको सब पता है पहले से ही कि हमारे शरीर में WBCs पाए जाते हैं, जिसका मेन काम जो है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करना होता है, ताकि बाहर से जब कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करे या फॉरेन पार्टिकल अटैक करे तो हम सर्वाइव कर सके, उसको मार सके। और उसके बदले में हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करती है, जिससे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्ड कहते हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, कुछ हमारी बॉडी को नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है, और ये चलता फिरता रहता है। ठीक है। और WBCs के अलावा थायराइड ग्लैंड, बोन मैरो, बी सेल, टी सेल भी कुछ अलग अलग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरे चैप्टर की कहानी यही है। तो इम्यूनोलॉजी शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस टू फ्लाइट ऑफ हार्मफुल माइक्रो। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में टॉपिक्स जो है वो वन लाइनर से पूछ देता है। जैसे एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि टू फाइट ऑफ हार्मफुल माइक्रोज, इसे क्या बोलते हैं? इसे बॉडी की सिस्टम को इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। किसी भी बॉडी की इम्यूनिटी जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारने की शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं। वैसे इम्यून सिस्टम पैथोजेंस क्या होते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट कैन एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड। ठीक है। जो इम्यून सिस्टम पैथोजेंस क्या है? जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जो पैथोजेंस होते हैं, बॉडी में एंटीजेन जाएगा तो एंटीबॉडी बनाएगा। देखिए एक होता है कि बॉडी में जो, देखिए एंटीबॉडी और एंटीजेन, जब बॉडी में कभी भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो उनके रिस्पॉन्स में बॉडी में एंटीजन जैसे आता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। इसके बैलेंस वाले जोन को जोन कहते हैं। जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की मात्रा शरीर में बराबर रहती है तो उसे हम इक्विवेलेंट पॉइंट को जोन कहते हैं, कि बॉडी इज द इम्यूनिटी जोन में है। और अगर एंटीजन ज्यादा हो जाए, एंटीबॉडी कम हो जाए तो उसे पोस्ट जोन कहते हैं। और जब एंटीबॉडी ज्यादा हो जाए, एंटीजन कम हो जाए तो उसे प्रोजोन कहते हैं। ठीक है। तो प्रोजोन, पोस्ट जोन याद रखेगा, ये टर्म एग्जाम में एक बार पूछा गया था। बाकी अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ब्लड की, क्योंकि एंटीबॉडी की सारी की कहानी बिना ब्लड को समझे नहीं खत्म हो सकती। सब ब्लड वाला टॉपिक आपने ऑलरेडी HAP में बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है। ये नोट शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बनाने वाले ने थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि बहुत विजिबल नहीं है। तो ब्लड सिस्टम में सब आपको पता है करीब हमारे बॉडी में 52 से 60% लिक्विड पोर्शन है और बाकी 38 से 48% जो है वो सेल वाला पोर्शन है। यानी अगर आप कोई ब्लड सैंपल लीजिए और उस ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूग करके आप देखेंगे तो नीचे सॉलिड इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर लिक्विड बचा रहेगा। 52 से लेकर करीब 62% के आसपास ये लिक्विड होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और नीचे जो है करीब 38 से लेकर 48% के आसपास ब्लड सेल्स होते हैं, सेल डेब्रीज होते हैं, जिसको हम ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। अब यही वाले पोर्शन में WBC, RBC प्लेटेड होता है और प्लाज्मा में हमारे बाकी न्यूट्रिएंट्स के आसपास होते हैं। इस पूरे ब्लड का pH करीब 7.4 के आसपास होता है। ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है और ऑलरेडी आपको पता है, कुछ खास नहीं है इसमें, HAP पढ़ा है। चलिए कहानी समझते हैं। हमारे शरीर में होता है बोन मैरो। ब्लड बनता कहां पे? बोन मैरो होता है ब्लड में। बोन मैरो के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस ब्लड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले स्टेम सेल बनता है और उस स्टेम सेल से आपके 3 प्रकार के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब ये स्टेम सेल के अंदर हीमोसाइटोब्लास्ट होता है। हीमोसाइटोब्लास्ट का मतलब है कि जब ब्लड सेल का जो स्टेम सेल है वो रैप्चर होके अलग अलग पार्ट्स में टूटता है तो उसका एक पार्ट RBC बनाता है, दूसरा पार्ट WBC बनाता है और तीसरा पार्ट थ्रोम्बोसाइटोस या प्लेटलेट्स बनाता है। WBC 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, यानी जिसके न्यूक्लियस में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो ग्रेनुलोसाइट है, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है वो एग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। इसको ऐसे याद करिएगा, एसिड, बेस, न्यूट्रल।
तो एसिड फॉर इसिनोफिल, बेस फॉर बेसोफिल और न्यूट्रल फॉर न्यूट्रोफिल। तो बेसोफिल की संख्या करीब 0.5% से 1% के आसपास है, इसिनोफिल की संख्या 1 से 3% के आसपास, और सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल करीब 55 to 70% के आसपास आरबीसी में होता है, सॉरी ग्रेनुलोसाइट में होता है। वहीं पे बात करें एग्रेनुलोसाइट में, तो उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट बेसिकली टी सेल और बी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये मोनोसाइट्स हो गए। ये हमारे इम्यून सिस्टम में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, टी लिम्फोसाइट मोनोसाइट का। और यहाँ पे सारे जो डब्ल्यूबीसी वाले पोर्शन है वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। ये आपने समझ लिया ब्लड सिस्टम। अब ब्लड के पैरेलल में हमारे बॉडी में एक और फ्लूइड दौड़ता है, जैसे रक्त हमारे शरीर में दौड़ता है, उसी तरह हमारे शरीर में एक और तंत्र दौड़ता है जिसको लिम्फ कहते हैं, हिंदी में लसिका कहते हैं। तो थोड़ा सा लिम्फ को जान लेते हैं क्या होता है। लिम्फ भी एक पानी यानी ब्लड को छान करके जो आरबीसी वाला पोर्शन, डब्ल्यूबीसी वाला पोर्शन हम अलग कर लेते हैं, तो जो लिम्फ क्लियर, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस अल्कलाइन फ्लूइड होता है, पहली चीज। दूसरा, ये इंटरस्टिशियल को लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा बॉडी के सभी पार्ट्स में फ्लो करता है। ये ऑलरेडी एचएपी में पढ़ा है। जहां पे ये अलग अलग इकट्ठा होते हैं उसे एंटी नोड्स कहते हैं, लिम्फ नोड्स, उसमें एंटीजेंस पाए जाते हैं। और ह्यूमन जो लिम्फ सिस्टम है उसमें बेसिकली क्या है, दो तरह के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन। लिम्फ सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड है, और सेकेंडरी ऑर्गन में एडिनोइड्स, टॉन्सिल, स्प्लीन, लिम्फ नोड और अपेंडिक्स। यानी पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है लिम्फ का, उसके बेसिक जो मेन ऑर्गन है प्राइमरी, वो बोन मैरो और थाइमस है। बाकी जो एसेसरीज पार्ट है वो हमारे सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। एक वो दो प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। व्हाट इज द इम्यून रिस्पॉन्स? यानी कि हमारे शरीर में जब भी किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी इंटर करता है, पैथोजेन इंटर करते हैं, तो हमारा शरीर उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करता है, जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। जो पहली बार अपीयर होता है वो प्राइमरी है, और अगर एक बार बॉडी में मेमोरी डेवलप हो गई तो फिर से जो रिस्पॉन्स डेवलप होगा उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। तो प्राइमरी जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, स्लो एंड शॉर्ट लिव्ड होता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स पावरफुल है, प्रोलॉन्ग है और लंबे समय तक चलता है, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी वगैरह बन चुकी है। लॉग फेज जो है वो प्राइमरी का बहुत लंबा है, जबकि इसका लॉग फेज बहुत छोटा है। वहीं पे हम बात करें प्राइमरी में जो लो टाइटर ऑफ एंटीबॉडी होते हैं और हाई टिटर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी शुरुआत में बहुत कम बनते हैं, तो प्राइमरी फेज में एंटीबॉडी बॉडी में कम बनते हैं, सेकेंडरी में क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है तो बहुत तेजी से बनते हैं। इसमें कोई निगेटिव फेज नहीं है, इसमें निगेटिव फेज भी देखा जाता है। ये एक डोज के बाद प्रोड्यूस होता है, ये हमारा लगभग मल्टीपल डोज के बाद प्रोड्यूस होता है। यानी कोरोना की पहली वैक्सीन लग गई तो प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप हो गया, जब सेकंड डोज, थर्ड डोज, बूस्टर डोज लग गया तो आपको सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे डेवलप। इसमें जो एंटीबॉडीज बनते हैं पहले वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आपको बूस्टर डोज लगा है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप हो गया तो एंटीबॉडीज ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लंबे समय तक। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। एक होता है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरा होगा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। दो प्रकार के इम्यून सिस्टम होते हैं। इम्यून सिस्टम कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के होते हैं। समझते जाइए क्योंकि डेफिनेशन समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जो हमारी बॉडी में जन्मजात है, दिस इज कॉल्ड इनेट इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। और एक हमारी बॉडी में जन्मजात नहीं है, हम लोग कोरोना का बॉडी में एंटीबॉडी लेकर नहीं पैदा हुए थे, कोरोना के लिए हमको टीका लगाना पड़ा। तो उसी तरह से जब जिस बीमारी के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन के द्वारा अपने बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, उससे हम स्पेसिफिक नहीं कहते, नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो अलग अलग प्रकार हो गए। इनेट मीन्स जन्मजात और एक्वायर्ड मीन्स जिसको हमने बाद में ग्रहण किया है वैक्सीनेशन के द्वारा। अब इनेट इम्यूनिटी की बात करें बेटा तो दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए पहली चीज तो क्या है, हमारे शरीर में भगवान ने कुछ स्पेसिफिक चीजें बना के दी है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा दिया है, अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया वायरस मेरे मुंह में घुसा तो वो सलाइवा में ही मरने के चांसेस है, तो ये ऑटोमेटिक भगवान ने दिया, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। मान लीजिए खाने के साथ अंदर भी चला गया तो पेट में जो भगवान ने एसिड बना के भेजा है उस पर तो जल भुंज के मर जाएगा वो, तो वो भी एक तरह का इम्यून सिस्टम है। यानी कुल मिलाकर बैक्टीरिया वायरस को ब्लड तक पहुंचने से रोकने की बात हो रही है, तो ये भी एक तरह का तो इम्यून सिस्टम ही हुआ, एक तरह का बैरियर हुआ। तो उसी तरह से
अगर मान लीजिए वो हमारे इस बैरियर को पार कर गया तो फिर अंदर जाएगा, तो वहां पे सेकेंडरी बैरियर काम करेंगे। तो दो प्रकार का होता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में तुम्हारा पूरा स्किन, हमारी पूरी शरीर जो है वो स्किन से ढकी हुई है। बैक्टीरिया, वायरस हमारे नाक, कान, छिद्र, मुंह, एनस, इनके अलावा कहीं से घुस ही नहीं सकता बॉडी में। वो स्किन ऑलरेडी हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वहीं पे म्यूकस मेम्ब्रेन और सिक्रीशन जो हमारे नाक में, आंख में, नाक में देखा जाए, कान में देखा जाए, मुंह में देखा जाए, तो जो सिक्रीशन हो रहे हैं उनसे भी बैक्टीरिया, वायरस अंदर नहीं जा पाते हैं। और नॉर्मल जो माइक्रोबायोडोटा है इन केसेस में ये हमारा पहला प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है। वहीं पे अगर इनको पार कर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जाएंगे तो वहां पे WBCs हैं, किलर सेल्स हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, फीवर आएगा, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हमारी बॉडी में है। ये सब बिना किसी वैक्सीनेशन के हैं और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर फर्स्ट लाइन को बैक्टीरिया पार कर गया है तो सेकेंड लाइन वाले उसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सारा इनेट इम्यूनिटी है। और अगर दोनों से बच गया, बहुत मजबूत है, तो हमें आना पड़ता है एडाप्टिव इम्यूनिटी की तरफ से एक्वायर्ड करते हैं, जिसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली लिम्फोसाइट बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के द्वारा, सुई के द्वारा, टीका के द्वारा डेवलप किया जाता है। या हमारी बॉडी में कोई बीमारी एक बार हो गई है तो उस बीमारी के प्रति जो एंटीबॉडी बन गया है वो भी हमारी बॉडी में इस तरह का एडाप्टिव इम्यूनिटी की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है, ये हमने हो गया, इसको छोड़िए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं केमिकल फैक्टर्स के बारे में। केमिकल फैक्टर्स मतलब जो हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से केमिकल फैक्टर्स हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस को अंदर घुसने से रोकते हैं। जैसे कि लाइसोजाइम है, हमारे कहां पाया जाता है? मुंह में। हमारा जो एंजाइम है सलाइवा, उसमें होता है लाइसोजाइम, टाइलिन इसे कहते हैं। यह करता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है, अंदर जाने नहीं देता। तो ये भी एक तरह का प्राइमरी हमारा हो गया। क्या प्राइमरी हो गया? प्राइमरी बैरियर हो गया। गैस्ट्रिक जूस अगर पेट में चला गया तो पेट में जो एसिड है वो नहीं जाने देगा, बैक्टीरिया को मार देगा। और विजाइनल सिक्रीशन, फीमेल्स में विजाइना के आसपास जो होता है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो विजाइना से जो सिक्रीशन होता है वो भी एक तरह का इम्यूनिटी डेवलप करता है, ताकि बैक्टीरिया, वायरस को घुसने से रोकता है। ठीक है। बाकी बॉडी में अगर ये सारे इंटर कर चुके हैं तो फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करता है। उसके एग्जांपल हैं डिफेंसिव सेल्स, फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लामेशन, फीवर। इन अलग अलग मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस डेवलप होता है। ठीक है। अब बाकी ये सब पूरा का पूरा सिस्टम हो गया यहाँ पे। अब जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो कितने प्रकार की होती है? एडाप्टिव मतलब कि जिसको हमने जन्मजात हमारे पास नहीं था, जिसको हमने एक्वायर किया है। तो मैंने आपको बताया, तो वैक्सीन लगा के हो सकता है, या एक तरह से ये भी हो सकता है कि भाई आपको बॉडी में हमने वैक्सीन लगा दिया तो उस वैक्सीन में एंटीजन था, एंटीजन बॉडी में जाके एंटीबॉडी बना लिया। दूसरा तरीका कि हम आपके शरीर में डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दें, एंटीबॉडी बनी बनाई लाए, जैसे सांप का एंटीवेनम आता है उसको हमने डाल दिया आपकी बॉडी में, डायरेक्ट एंटीबॉडी बनी बनाई आपके शरीर चली गई। तीसरा तरीका यह है कि आप बीमार हुए कभी किसी बीमारी से, किसी इन्फेक्शन से, और आपकी बॉडी में इंजेक्शन कोई नहीं लगा था, लेकिन उस बीमारी की वजह से जो एंटीबॉडी बना था वो फ्यूचर में आपको उस बीमारी से लड़ने से बचाएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो एडाप्टिव इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? तो पहली है नेचुरल एक्वायर्ड। नेचुरल एक्वायर्ड में दो प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव क्या है कि जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हुई, कोई एंटीजन बॉडी में गया, बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर के लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज बनाई, तो ये नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। वहीं पे हम एक्टिव हैं। अब पैसिव की बात करें तो पैसिव क्या है? एंटीबॉडीज जो है हमने बनाई तो नहीं, लेकिन मां से, जब हम मां के गर्भ में थे तो मां के शरीर में एंटीबॉडीज थी, वो ट्रांसफर हो गई बच्चे में, तो बच्चे के शरीर में मां से ट्रांसफर हुई है बिना किसी वैक्सीनेशन के, वो हमारा या दूध के जरिए, मां के मिल्क के जरिए ट्रांसफर हुई है, इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव मतलब खुद बनाया, पैसिव हमें मिला, लेकिन दोनों एडाप्टिव है। वहीं पे ये हमारा नेचुरली एक्वायर्ड था। दूसरा होता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। आर्टिफिशियल में भी दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम वैक्सीन के जरिए, एक्टिव में क्या होता है हम वैक्सीन वगैरह दे करके हम एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं, और पैसिव में हम वैक्सीन ना देकर डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं। वैक्सीन में क्या होता है? एंटीजन होता है, हमारी बॉडी में जाता है, वैक्सीन लगता है, फीवर आता है तो एंटीबॉडी बनती है। इसमें हम डायरेक्ट एंटीबॉडी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पैसिव हो गया। अब बात करते हैं कौन सा सेल इन्वॉल्व है इम्यूनिटी डेवलप करने में। उसके आधार पर इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाम सबका सुनते जाइएगा, याद करते जाइएगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ह्यूमोरल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में जो म्यूकोसा सिक्रेशन है, ब्लड है, उनसे एंटीबॉडीज बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ह्यूमोरल है। और जब हमारी बॉडी में सेल होती है, जैसे कि खास तौर पे लिम्फोसाइट, टी सेल, बी सेल, इनके द्वारा, सेल के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप की जा रही है, उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी एंटीजेंस की बात कर ले। एंटीजेंस बेसिकली क्या होते हैं? दे आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। एंटीजन बॉडी में जाके एंटीबॉडी बनाते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं, बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो करीब लगभग 9 to 10 अमीनो एसिड्स के लगभग बने होते हैं। एंटीजन साइट्स क्या होते हैं? मतलब कि द रिस्ट्रिक्टेड पार्ट्स ऑफ द एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी एंड डिटरमाइन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉल्ड एंटीजन एपिटोप्स या एंटीजन साइट्स कहते हैं। मतलब जिस जगह पे एंटीजन के जिस पोर्शन से जाके एंटीबॉडी जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसे हम एंटीजन साइट कहते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज पर फर्स्ट जान लेते हैं। एंटीबॉडीज जो है वो बनता है किसका? बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दो प्रकार होते हैं, ह्यूमोरल, सेल मीडिएटेड। तो ह्यूमोरल से बनता है एंटीबॉडी और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। ये लगभग 1 लाख से 9 लाख के आसपास इसका होता है। ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनते हैं और आपके बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं नेचर में, और करीब 2 हैवी और 2 लाइट चेन से मिलकर, आपने वाई शेप स्ट्रक्चर याद किया होगा, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन का शेप होता है एंटीबॉडीज का, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये पहला पार्ट था, बस यही सब टॉपिक है जो एग्जाम में आना है। मेरे बिना पढ़ाए भी आप नोट से पढ़ लेते, लेकिन एक बार रिवीजन करा दिया तो आपको समय मिलेगा, याद करने में अच्छा लगेगा। तो एक आध लेक्चर और लेंगे, 2 लेक्चर, और फिर हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी को भी खत्म करेंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से